नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और अभी पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही मज़ेदार खबर सामने आया है। अभी तक आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके पाकिस्तान की तरफ से 60 या 70 का क्लेम किया जा रहा है और अभी तक वो पूरे दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरा था और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 6-7 एयरक्राफ्ट को मार के गिरा दिया था। अब हालांकि इसका कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ सच्चाई सामने आने लगा है। अभी एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद क्रिस्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के नंबर 14 स्क्वाड्रन टेल चॉपर की तारीफ किया था। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस स्क्वाड्रन के पायलट को हाई रिस्क मिशन को करने के लिए कहा गया था, जिसका टारगेट था भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और इस मिशन को नो रिटर्न ऑपरेशन बोला गया था, यानी कि एक पूरी तरीके से सुइसाइड मिशन होने वाला था। यानी कि उनको पता था कि अगर वो S-400 सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जाएंगे, तो वो वापस रिटर्न नहीं करने वाले। और अभी पता चला है कि उन 2 पायलट को सितारे जुर्रत के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट अवार्ड में से एक होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि अवार्ड उनको उस ऑपरेशन के दौरान शहीद होने के लिए दिया जा रहा है। यानी कि वो S-400 सिस्टम को टारगेट करने के लिए आए तो थे, लेकिन जिंदा वापस नहीं जा पाए थे, जिससे साफ है कि जो भी एयरक्राफ्ट S-400 सिस्टम को टारगेट करने के लिए आए थे, उनको भारत की तरफ से मार के गिरा दिया गया था। इस कहानी के साथ एक वीडियो क्लिप भी मैच करता है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, जो उसी समय का है, जिसमें एक पाकिस्तानी सिविलियन की तरफ से बात बताया जा रहा था कि पेशावर एयरपोर्ट से 4 एयरक्राफ्ट गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 2 ही आए थे। इसका 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 4 में से 2 जहाज भारत की तरफ से मार के गिरा दिया गया था, या फिर वो कहीं और लैंड कर गए थे। वहाँ पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं आए। लेकिन सेम टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान की राफिकी और गुजरनवाला के आसपास लोगों ने कई फ्लेयर और एक्सप्लोजन को स्पॉट किया था, जिसे पाकिस्तान की लोकल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन तब उन्होंने इसे इंडियन जेट बताकर बात को छुपा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय कम से कम 2 JF-17 एयर रेड में गिराए गए थे, क्योंकि भारत की बैरक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का रिजल्ट बताया गया था। अब ये बैरक 8 सिस्टम था या S-400 सिस्टम था, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी जहाज गिरे थे वो पाकिस्तान के अंदर गिरे थे और एक भी इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट बॉर्डर पार करके उस तरफ नहीं गया था। अभी वो लोग अपने पायलट को मरण उपरांत सितारे जुर्रत की मेडल भी दे रहे हैं, तो बाकी आप सब समझदार हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने पुराने IL-76 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम में ब्राजील की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल को दिया जा रहा है, जिसमें ब्राजील की तरफ से भी एक डिफेंस वाटर डील को ऑफर किया जा रहा है। मतलब अगर भारत एम्ब्रेर की C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदता है, तो ब्राजील की तरफ से उतना ही वैल्यू की इंडियन वेपन को खरीदने का फैसला किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह कि IL-76 एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि 60 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। लेकिन वहीं पर C-390 की बात करें तो ये एक मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि बस 26 टन के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकता है। इस वजह से IL-76 का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट C-390 नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में अभी C-390 एयरक्राफ्ट को भारत एक्वायर करता है, जिसको फ्यूचर में AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये डील एक आइडियल चॉइस हो सकता है। ब्राजीलियन एरोस्पेस अभी अपने पुराने नॉर्थरोप की F-5 फाइटर जेट को रिटायर करने वाला है और तेजस मार्क 1 उनके लिए एक लो कॉस्ट और एडवांस ऑप्शन बन सकता है, जो कि ग्रिपेन E के नीचे स्लॉट करने वाला है। इसके अलावा ब्राजील की तरफ से भी अपने हेलीकॉप्टर्स को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया जा रहा है और LCH प्रचंड उनके अमेजन और साउथ अटलांटिक ऑपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। जिस वजह से अगर भारत अपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में ब्राजील के साथ एक बार्टर डील को करता है, तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के साथ साथ एरोस्पेस सेक्टर में भी भारत को आगे बढ़ने का मौका देने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से एम्ब्रेर अपनी C-390 एयरक्राफ्ट को भारत में बनाना स्टार्ट कर सकता है, जो कि आगे चल के भारत की डोमेस्टिक एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक मेजर बूस्ट बन सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की तरफ से अब एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया गया। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपने 75% Su-30 MKI फ्लीट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में
अपग्रेड करने का प्लान बना रहा है। मतलब अभी लगभग 200 के आसपास Su-30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया। इस अपग्रेड प्रोग्राम को इनिशियली 2 फेज में करने का प्लान किया गया था, जिसमें अभी पहले फेज में 84 Su-30 MKI को अपग्रेड करने का प्लान किया गया और कुल मिलाकर इसमें 150 Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाने वाला है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की चीफ के मुताबिक अभी 200 के आसपास Su-30 MKI को आगे चल के सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाने वाला है, जिसमें शायद इनिशियल बैच के खरीदे गए 2 से 3 स्क्वाड्रन के आसपास Su-30 MKI को छोड़कर बाकी सभी को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। और ये डिसीजन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिया जा रहा है, क्योंकि रिसेंट भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में Su-30 MKI फाइटर जेट की स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को आप सभी ने देखा है और इसे रफाल भी मैच नहीं कर सकता है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Su-30 MKI फ्लीट की ऑलमोस्ट 200 के आसपास यूनिट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का टोटल कॉस्ट लगभग 60 से 70 हजार करोड़ के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन खास बात यह कि HAL और DRDO इसमें 70 से 80% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि आगे चल के सुपर सुखोई में मोस्टली इंडियन ऑरिजिन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से हमें रशिया के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से अभी फिर से साथ मिलकर ल्यूशियन IL-276 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब वक्त में थोड़ा पीछे जाए तो 2008 में भारत और रशिया साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसमें 20 टन क्लास के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिससे AN-32 फ्लीट को रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। लेकिन 2016 में प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट की इंजन को लेके भारत खुश नहीं था। रशिया इसमें अपना PD-14 इंजन ऑफर कर रहा था, लेकिन उसमें FADEC यानी फुल ऑथोरेटेड डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं था, जबकि इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्न FADEC इक्विप्ड इंजन चाहिए था, जैसा कि C-130J सुपर हरकुलस में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इस प्रोग्राम में भारत की तरफ से वेस्टर्न इंजन का इस्तेमाल करने का डिमांड रखा गया था, लेकिन इस बात से रशिया सहमत नहीं हुआ था और इसी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अभी रशिया की तरफ से भारत को एक नई प्रपोजल को ऑफर किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि अब उन्होंने अपना इंजन इशू को सॉल्व कर लिया है और अभी IL-276 में एक अपग्रेडेड PD-14LM इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें FADEC सिस्टम मौजूद होने वाली है। ये इंजन रिपोर्टेडली GTRE के साथ को डेवलप करने का भी प्रपोजल दिया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल अभी तक क्लियर नहीं है कि इंजन फुली रशियन कंपोनेंट पर डिपेंड होने वाला है या फिर इंडो रशियन हाइब्रिड ऑप्शन होने वाला है। HAL का रोल इसमें सिर्फ फाइनल असेंबली और प्रोडक्शन का होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें 60% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। IL-276 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 20 टन तक की पेलोड को ले जा सकता है और 100 टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये हमारे लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के हाई एल्टीट्यूड एयर स्ट्रिप में ऑपरेट करने के लिए आइडियल होने वाला है। और अगर कंपैरिजन करें तो ये C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट के 18 टन पेलोड कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा होने वाला है और एम्ब्रर की C-390 के 26 टन पेलोड कैपेसिटी थोड़ा कम होने वाला है। मतलब ये एक बीच का ऑप्शन होने वाला है जिसे भारत कंसिडर कर सकता है और यहाँ पर इसका यूनिट कॉस्ट एक मेजर फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि रशिया इसे काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ ऑफर करने वाला, जो कि शायद MTA टेंडर में अभी तक भारत को ऑफर किए गए सबसे सस्ता एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद DRDO की तरफ से अभी एक नई मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम रक्षा कवच पर काम करना शुरू कर दिया गया। ये सिस्टम एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु में शोकेस किया गया था। रक्षा कवच फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और इवन बैलिस्टिक मिसाइल तक को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस सिस्टम का सबसे खास फीचर इसका 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल माउंटेड प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिस वजह से इसको इजीली कहीं पर भी डिप्लॉय करना संभव हो सकता है या फिर इसको तुरंत कहीं पर भी मूव किया जा सकता है। इस व्हीकल में 40 mm तक की एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद होने वाले, जो कि पूरे 360 डिग्री कवर कर सकता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में फास्ट मूविंग एयर टारगेट को इसकी मदद से एंगेज करना संभव हो सकता है। इसी के साथ इसमें इंडिजिनस मैनपैड जैसे कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो 6 से 8 किलोमीटर तक की रेंज में लो अल्टीट्यूड टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। रक्षा कवच में एक इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और फायर कंट्रोल रडार सिस्टम भी मौजूद होने वाला है और ये दोनों सिस्टम इसे डे नाइट
कंडीशन में टारगेटिंग और ऑटोनोमस ट्रैकिंग करने की कैपेबिलिटी देने वाला है, जिस वजह से ये दिन हो या रात हो दोनों कंडीशन में बिना कोई दिक्कत के ऑपरेट करने वाला है। और इसे ऑपरेट करने के लिए किसी सेकेंडरी रडार नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये फीचर खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। और कुल मिलाकर ये एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और गन सिस्टम होने वाला है, जिसे हम रशिया की पैंट्सिर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसको मेनली हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की इनर ग्रिड को प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉन्वॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।